Hello and a big welcome to CBSE with Sudhir, where we are going to do the third chapter. तीसरा चैप्टर करेंगे सोशल साइंस का, जिसका की नाम है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ. नाउ अभी तक हमने ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है, महासागर और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे विश्व में. दूसरे चैप्टर में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो चैप्टर का वीडियो जरूर देख लिया होगा. उससे पहले हमने पूरे लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेटलाइन, उन सब के बारे में पढ़ लिया था. क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करूंगा बच्चों, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करूंगा. अब ये 4-5-6 चैप्टर्स हो जाने दो, एक साथ क्वेश्चन एंड चैप्टर्स कुछ 10-15 दिन बाद शुरू कर देंगे. एक साथ सारा एक तरह से सेकंड रिवीजन की तरह हो जाएगा. ओके, मैं चाहता हूं कि आप खुद क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करें, ताकि आई डोंट वांट यू टू बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एनीवन. आप खुद भी ट्राई करेंगे और जब आप अपने आप प्रश्नों का उत्तर देंगे तब आपको एक तरह का ज्यादा अचीवमेंट वाली फीलिंग होगी. वो चाहते हो ना, अचीवमेंट वाली फीलिंग जरूरी होती है. ओके, हर एक अचीवमेंट जरूरी होता है. ओके, सो लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मे द अर्थ विद मेनी हाइट स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स, bearing plants endowed with various varied powers spread out for us and show us her riches. तो एक तरह की ये एक प्रार्थना है, ये एक उम्मीद है. मैं आज हिंदी इंग्लिश दोनों में 50-50 करने वाला हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कुछ लोगों का कहना था, अरे हमको तो अंग्रेजी समझ में ही नहीं आती, वी कांट फॉलो इंग्लिश एट ऑल. सो आई विल डू इट इन अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. I normally do it in 75-25. I may increase the percentage of Hindi a little bit so that दोनों तरह के स्टूडेंट्स को समझ में अच्छी तरह से आ जाए. That is the final intention. So the earth is my mother. ये अथर्ववेद में लिखा गया है. The earth यानी कि धरती मेरी माँ है. ओके, और मैं उसका बालक हूं, मैं उसका बच्चा हूं. ओके, अब हम चलते हैं. ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, एक सुंदर फोटोग्राफ जिसमें कि आपको पहाड़ दिख रहे हैं, राइट. नीचे पूरी वादियां दिख रही हैं, यहां पर नदी दिख रही है नीली कलर की. तो ये हो गया एक अच्छा हिल स्टेशन का नजारा. यानी कि व्हेनेवर यू गो टू अ हिल स्टेशन, दिस इज द काइंड ऑफ ब्यूटीफुल साइट दैट यू गेट टू सी. और काफी मजा भी आता है अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स लेने में. ओके, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस पर्टिकुलर चैप्टर में दिया जाएगा. ओके, और काफी मजा आएगा क्योंकि मैंने यहां पर और रिसर्च नोट्स और रिसर्च करके, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए. 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में भी जाएं और आपसे 6ठी कक्षा का कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आप छठ से खड़े होकर कक्षा में उसका उत्तर दे पाए. यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन द क्लासरूम even when you are asked the same question in class 8 or 9. That's my intention. So I've got more notes prepared here which you can take a screenshot of. ज्यादा लंबे नहीं है, बेसिकली ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए. ओके, ये इंटरेस्टिंग है, इसको जरा कहानी की तरह समझो. अभी आप देखेंगे कि हम सब रहते हैं कहां पर? जमीन पर, राइट. और जब जमीन पर रहते हैं तो हर एक क्षेत्र का जो बेसिक ज्योग्राफी या टोपोग्राफी कहते हैं, दैट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक जगह का, जैसे अभी देखते हैं कि कोई बंदा रहता है चेन्नई में. समवन लिव्स इन चेन्नई. चेन्नई में क्या है? बीच है, द मरीना बीच, राइट, द लॉन्ग मरीना बीच, ब्यूटीफुल मरीना बीच, राइट. तो वहां पर समुंदर भी है, जमीन भी है, लेकिन आप जमीन पर रहते हैं ऑब्वियसली, राइट. आप मछली थोड़ी है, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ थोड़ी है जो कि आप पानी में रहेंगे. तो वहां पर सी बीच है. लेकिन अगर आप राजस्थान में जाएं, वहां पर रेत मिलती है, डेजर्ट स्टेट है. लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तब आप एक तरह से लैंडलॉक्ड में रहते हैं. आपके पास ना ही समुंदर है, ना ही इस तरह की रेत है, पूरी तरह का डेजर्ट एरिया नहीं है. तो अलग अलग रीजन का, और कश्मीर में रहेंगे तब आपको उस तरह की ब्यूटीफुल वादियां देखने को मिलेंगी. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत इतना विशाल देश है कि वहां पर आपको अलग अलग तरह की फीचर्स, नेचुरल फीचर्स यू विल गेट टू सी, बिकॉज इंडिया इज सच अ वास्ट कंट्री. तो इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आप एक यात्रा करते हैं. ओके, कहां से शुरू करते हैं? द छोटा नागपुर एरिया इन झारखंड. जो भी झारखंड के विद्यार्थी हैं उनको ये जगह मालूम होगी. जो छोटा नागपुर का जो पूरा इलाका है, छोटा नागपुर महाराष्ट्र में नहीं है, ये नागपुर नहीं है, छोटा नागपुर कहते हैं उसको, वो झारखंड इलाके में पड़ता है. तो वहां से अगर आप यात्रा शुरू करते हैं, छोटा नागपुर एक प्लेटू है, और प्लेटू के बारे में मैं इस चैप्टर में विस्तार से बाद में बताऊंगा.
उसके बाद आप पहुंचते हैं प्रयागराज, जिसका कि पुराना नाम था इलाहाबाद, जहां पर त्रिवेणी संगम है। ये हमने पहले चैप्टर में किया था, राइट? So you reach Allahabad, which is where you see the confluence, the coming together of the Ganga, Yamuna and the Saraswati, which is why it is known as the Triveni Sangam. Okay, तो वो हो गया उत्तर प्रदेश में। अब यहां पर प्लेटू है, ये है प्लेन इलाका, जो कि काफी उपजाऊ जमीन है, क्योंकि वहां पर पानी है, पानी की उपलब्धि है और वहां पर काफी सारी अच्छी खेती भी हो सकती है। और उसके बाद आप जाते हैं पहाड़ों की तरफ, अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। ये जो लक्ष्य सेन है ना, जो कि बैडमिंटन में पेरिस ओलंपिक्स में खेल रहा है, राइट? गोल्ड और सिल्वर से बच गया, सेमीफाइनल में हार गया, अभी उसका ब्रॉन्ज, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसका ब्रॉन्ज का मैच है। ओके, तो अगर आप, वो अल्मोड़ा से आता है उत्तराखंड में, वहां पहाड़ हैं, तो आप देखेंगे कि आप छोटा नागपुर, जो कि प्लेटू इलाका है, वहां से आप प्लेन इलाके में इलाहाबाद प्रयागराज जाते हैं, और उसके बाद आप अल्मोड़ा जाते हैं। तो एक तरह से पूरा जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो पूरी तरह से बदल जाता है ना? एक ही देश में 3 प्रदेशों से गुजरते हुए, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। On the way, you will see very different landscapes. In fact, you will encounter 3 major landforms, which we will now explore. यानी कि mountains, यानी कि plains और plateaus. तो आप ये क्लास एक्टिविटी कीजिए, मजा आएगा, ताकि अगर आप अलग अलग जगहों से हैं तो आपको पता चल जाएगा। ओके, एक डेफिनेशन जल्दी से कर लेते हैं। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, और इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए माउंटेन, यानी कि कितना हाइट पे है। ओके, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए बर्ड, आपने कभी अगर हवाई जहाज से सफर किया हो, इफ यू हैव एवर फ्लोन ऑन ए फ्लाइट, the pilot will tell you that we are flying at around 8,000 meters above sea level. What does he mean? वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो एक्चुअली होता क्या है? What is sea level? What is sea level? Sea level is also known as mean sea level, MSL. अगर आपके शहर में कोई लेक है, जैसे भोपाल में हो, अगर आप हैदराबाद में रहते हो, तो अगर आपके किसी, या चंडीगढ़ में रहते हो, अगर आपके जहां पर सुखना लेक है, अगर आपके शहर में कोई लेक है, तो अगर आप उस लेक को किसी रविवार या शनिवार को जाके देखें, किसी भी दिन जाएं, जिस दिन भी छुट्टी हो, तो आप देखेंगे कि वहां पर एक स्केल होगा जहां पर लिखा जाएगा MSL। MSL का मतलब है मीन सी लेवल। मीन सी लेवल का मतलब क्या है? कि इट रेफर्स टू द एवरेज हाइट ऑफ द ओशन सरफेस, कि ओशन की जो सतह है, महासागर का जो सरफेस एरिया है, राइट, इट रेफर्स टू द एवरेज हाइट। ना, एवरेज हाइट का क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी के दिनों में आप उसका लेवल देखेंगे जब शायद जमीन लेवल थोड़ा सा नीचे होगा, ऐसा नहीं है, या बारिश के समय पर जब ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। एवरेज लेवल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि कई सालों में एवरेज इतना लेवल पे रहता था, उसको मीन सी लेवल माना जाता है। ओके, सो इट इज ए की रेफरेंस पॉइंट की तरह देते हैं, क्योंकि अगर कोई पर्वत है तो वो पर्वत 5,000 मीटर्स अबव सी लेवल है। अगर कोई प्लेन 8,000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, तो इसका मतलब वो जो हाइट है वो मीन सी लेवल के हिसाब से देखी जाती है। ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एलिवेशन एंड डेप्थ ऑन अर्थ। So definition क्या है? The sea level is the average level of the surface of the ocean measured over a long period of life, जो मैंने अभी आपको बताया, and it is used as a base to measure elevation and depth, कि कितनी हाइट, एलिवेशन मतलब कितनी हाइट और कितनी गहराई। When we talk about sea level, we are referring to the surface of the ocean. वो सी बेड की बात नहीं हो रही है, उसके नीचे भी तो जमीन है। अभी किसी ने कमेंट लिखा था कि समुद्र के नीचे भी तो जमीन है, तो उसको भी जमीन काउंट किया जाना चाहिए। नो बंधु, ऐसा नहीं है, उसको समुद्र ही माना जाएगा, वाटर एरिया ही माना जाएगा। तो ये जो सी लेवल है, इट इज रेफरिंग टू द सरफेस ऑफ द वाटर, नॉट द सी बेड। ओके, इस बात का ध्यान रखा जाए। समझ में आ गया? तो ये बात मैं उम्मीद करता हूं पूरी तरह से समझ में आ गई। सो ए लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर on the surface of our planet Earth. Landforms take place. Landform मतलब किसी भी तरह का, ये जो माउंटेन है,
प्लेन है, ये सब लैंडफॉर्म है, राइट? इट इज अ फिजिकल फीचर, क्योंकि फिजिकल मतलब जो हमको आंखों से दिख रहा है, जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं। Landforms take shape over millions of years and have a significant connection with the environment of life. और लैंडफॉर्म्स को बनने में कई सारे साल लग गए हैं, कई सारे हजारों साल लग गए हैं। एंड दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज: माउंटेन्स यानी कि पर्वत, प्लेटूज यानी कि वो पर्वत भी नहीं है, प्लेन्स भी नहीं है, उसके बीच का इलाका है जहां पर ज्यादा पथरीली जमीन रहती है, एंड प्लेन्स। Now these three landforms have different climates and are home to a variety of flora and fauna. Flora and fauna के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ, fauna मतलब एनिमल लाइफ। ओके, सीधा सीधा डेफिनेशन है। Humans have adapted to all landforms. अब जहां तक मानवों का सवाल है, where as far as human beings are concerned, we have adapted कि हम पर्वत पर भी रह सकते हैं, हम प्लेन्स पे भी रह सकते हैं, हम प्लेटू में भी रह सकते हैं, राइट? वी हैव अडेप्टेड कि हमारी अडेप्टेबिलिटी ऐसी रही है कि हम कहीं पर भी आराम से रह सकते हैं। ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी हैव अडेप्टेड। एंड अब माउंटेन्स की बात करते हैं। नाउ माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। ये तो बात आपको समझ में आती है। दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस, यानी कि नीचे काफी जमीन को कवर करेगी पर्वत, स्टीप स्लोप्स। आई मीन छोटे क्लास में पेंटिंग करते थे ना, पेंटिंग में क्या करते हैं सबसे ज्यादा बच्चे, एटलीस्ट मेरी ड्राइंग इतनी खराब थी कि मैं सिर्फ यही चीज को बना सकता था। ओके, मैं अपनी ड्राइंग का प्रदर्शन करूं तो उसमें होता क्या था, वी वुड मेक हिल्स लाइक दिस, और यहां से सूरज निकलते हुए हम बनाते थे, और फिर यहां से बोलते थे यहां से नदी बाहर आ रही है। तो इसका मतलब क्या, बेस बड़ा है पर्वत का और काफी स्टीप स्लोप्स है, यानी कि काफी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। सो स्टीप स्लोप्स एंड ए नैरो समिट। नैरो समिट मतलब जो ऊपर का जो एरिया इलाका है वो काफी नैरो है, वहां पर ऐसा नहीं है कि पूरा एक शादी की बारात को ले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? तो ये काफी नैरो एरिया है। सो डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कि उनकी ऊंचाई कितनी है, सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, कुछ के ऊपर यहां पर आपको बर्फ मिलेगी। ओके, यहां पर बर्फ मिलेगी। एट लोअर एल्टीट्यूड्स, यानी कि जो नीचे का जो इलाका है ये लोअर हाइट है, ये हायर ऑल्टीट्यूड है ना। द स्नो मेल्ट्स एवरी समर, तो यहां का जो बर्फ है वो मेल्ट होता रहता है और ये पानी बनकर नदियों के रूप में हमारे शहर के आसपास आता रहता है। ओके, तो ये हो गया जहां तक पर्वतों का सवाल है। ओके, अभी आप देखेंगे इस चित्र में, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये माउंटेन दिख रहा है आपको, राइट? ऊपर का जो नैरो समिट है यहां पर आपको बर्फ दिख रहा है, यहां पर बर्फ दिख रहा है, लेकिन यहां का जो बर्फ है वो पिघलकर नदियों के रूप में नीचे आता है। यहां पर सब घर हैं। अभी आप देखेंगे कि यहां पर इतने ज्यादा घर नहीं बन सकते, कुछ पहाड़ों पर यहां पर भी घर बनते हैं, यहां पर भी खेती भी होती है, उसके बारे में भी बताऊंगा। ओके, सब्र रखो बच्चा। तो यहां पर आपको ऐसे घर दिख रहे हैं, यहां पर खेती बाड़ी वगैरह हो रही है, ये आपको खेत दिख रहे हैं, और ये नदी यहां से जा रही है, यहां पर भी खेत वगैरह है, और फाइनली समुद्र में समा जाती है। तो ये तो हो गया माउंटेन्स, एंड देन द प्लेन्स एंड द रिवर एंड द ओशियन। ओके, इनटू वाटर दैट फीड्स रिवर। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स द स्नो में नेवर मेल्ट। जो ऊपर का जो बर्फ है जो कि बिल्कुल हायर ऑल्टीट्यूड पर रहता है, वो जो स्टीप स्लोप है, वहां पर बर्फ इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होती है, क्योंकि वहां पर इतनी गर्मी नहीं होती है, सर्दी ज्यादा होती है, तो स्नो फिक्स्ड सॉलिड स्टेट में ही ज्यादातर रहती है। तो उसकी वजह से जो माउंटेन्स के जो स्लोप्स हैं वो हमेशा स्नो कैप्ड रहते हैं। स्नो कैप, कैप टोपी से आया है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे बर्फ की टोपी पहनी हो उस पर्टिकुलर पर्वत ने। समझ में आ गया? तो इसीलिए स्नो कैप्ड का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माउंटेन बीइंग स्नो कैप्ड, तब आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि एट हायर ऑल्टीट्यूड्स द स्नो डज नॉट मेल्ट ऑन द स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स एंड दैट लीव्स द माउंटेन्स permanently snow capped. It looks as though it is wearing a cap of snow. Snow की टोपी पहनी हुई है। समझ में आ गया? Very good.
Other highlands with a lower height, less steep slopes and rounded tops are called hills. अब mountains और hills में फर्क क्या है? Mountains को बोलते हैं पर्वत, hills को बोलते हैं पहाड़. अभी जो छोटे हाइट वाले हैं उनको पहाड़ बोलते हैं या हिल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हाईलैंड्स हैं बिकॉज ये लोलैंड्स नहीं है, ये हाईलैंड्स ही हैं लेकिन उतने बड़े भी नहीं है, राइट. और यहां से पानी निकल के बर्फ, अगर इनके ऊपर कुछ बर्फ आता है तो वो मेल्ट हो जाता है और वो रिवर्स के रूप में नीचे पानी के रूप में आ जाता है. प्रेसिपिटेशन, ये तो आपको साइंस में आपने पढ़ा ही होगा या आगे पढ़ेंगे. वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म, बारिश के रूप में हो, बर्फ के रूप में हो या ओलों के रूप में हो, दे आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. नाउ यहां पर हम देखेंगे कि स्नो का क्या मतलब है कि अनलेस यू लिव इन ए हिमालयन रीजन, अगर आप भाग्यशाली हैं कि आप किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं जहां पर आपने काफी सारी बर्फ देखी होगी. अगर आप चेन्नई या साउथ वगैरह में रहते हैं तो बर्फ देखने के चांसेस कम हैं. ओके, सो यू मे हैव नेवर सीन द रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन. अब यहां पर जो प्रेसिपिटेशन होती है वो बारिश के रूप में होती है, वर्षा के रूप में. इट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, या कभी कभी एटमॉस्फेयर पूरी तरह से बिगड़ जाए तब ओलों की भी बारिश होती है. यानी कि जो आइस के जो छोटे छोटे गोले आते हैं ना बालकनी में, टबा 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 करके लगते हैं रूफ के ऊपर, टबा टबा, दे क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ साउंड. आई हैव सीन दैट इन केरला आल्सो. यू गेट हेलस्टॉर्म एटसेट्रा. सो देन दैट कैन आल्सो हैपन, बट इट्स लार्जली इन द फॉर्म ऑफ rainfall. But in the higher region where there are snow-capped mountains, then there are snow and hailstones are nothing but precipitation of water in a solid state. यह आपको साइंस में भी समझाया जाएगा या समझाया गया होगा. ओके, तो ये तो हो गई स्नो की बात. अभी ये देखते हैं सुंदर सुंदर पहाड़, जरा फोटो का नजारा लो कि कैसे लग रहे हैं. The first one on the left hand side is the Mount Everest. The second one is Mount Everest तो मालूम है सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया का. ओके, the second one I want you to do the homework, और ये जनरल नॉलेज के लिए है. माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? It's over 8,800, I think from what I remember 8848 कुछ है. ओके, मीटर्स. So माउंट एवरेस्ट का जरा पता करो, कमेंट्स में लिखो. ओके, और दूसरी बात, अगर मैंने देखा अगर 100 बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 19 बच्चे सब्सक्राइब बटन को दबाते हैं, 81 बच्चे सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाते हैं. बंधु, सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता है. और जब आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएंगे तभी आपको पता चलेगा जब कोई नया वीडियो आएगा. अभी मैं आगे जाके क्वेश्चन एंड आंसर्स वगैरह करूंगा. अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाएंगे, तब आपको कैसे पता चलेगा? एग्जाम खत्म होने के बाद वीडियो देखेंगे तो उससे आपका फायदा क्या होगा? सब्सक्राइब का बटन दबा दो. ओके, तो ये हो गए. दूसरा है ये माउंट अकोनकागुआ. ओके, तो इसके हाइट मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो. ये वाला कहां पर है ये पढ़ते हैं यहां पर. ओके, माउंट अकोनकागुआ इज लोकेटेड इन द एंडेस माउंटेन्स रेंज इन वेस्टर्न अर्जेंटीना. अर्जेंटीना कहां पे है? साउथ अमेरिका में. ओके, नियर द बॉर्डर विद चिली. ये साउथ अमेरिका के दो देश हैं. इट इज द हाईएस्ट पीक इन द अमेरिकास. और साउथ अमेरिका कहां पे है ये मैंने दूसरे चैप्टर में समझाया था. इट इज द हाईएस्ट पीक इन द अमेरिकास, द हाईएस्ट आउटसाइड ऑफ एशिया, एंड इट इज वन ऑफ द 7 समिट्स. यानी कि 7 कॉन्टिनेंट में 7 जो समिट्स हैं, सबसे ऊंचे वाले पहाड़ हैं, उनकी गिनती होती है. तो उसमें साउथ अमेरिका में अकोनकागुआ की गिनती होती है. इट इज द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स. अभी आते हैं अगले फोटोग्राफ पर. ये है माउंट किलिमंजारो. इस पे एक गाना भी बना था तमिल पिक्चर में, रोबो पिक्चर थी जिसको एंद्रन बोलते थे तमिल. किलिमंजारो. ओके, किलिमंजारो कहां पे है? ये बनता है टंजानिया में, यानी कि अफ्रीका में. ओके, कीनिया और टंजानिया के बॉर्डर पर है ये पर्टिकुलर पर्वत. इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका एंड वन ऑफ द 7 समिट्स. किलिमंजारो की बात हो गई. अभी हम आते हैं माउंट ब्लैंक के ऊपर. माउंट ब्लैंक कहां पर है? इट इज नोन एज द व्हाइट माउंटेन, क्योंकि पूरा सफेद माउंटेन है. जहां पे देख रहे हैं ना, इसके मुकाबले यहां पर बर्फ ज्यादा है, तो इसको सफेद पर्वत कहा जाता है, व्हाइट माउंटेन. इट इज लोकेटेड इन द एल्प्स माउंटेन्स, जो कि यूरोप में है.
इट इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न यूरोप। ओके, द एल्प्स को आप ऑस्ट्रिया से देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड से देख सकते हैं। मैंने ऑस्ट्रिया की तरफ से की तरफ का, स्विट्जरलैंड में काफी लोग जाते हैं, ऑस्ट्रिया से भी जाते हैं, तो मैंने ऑस्ट्रिया की तरफ से द एल्प्स माउंटेन्स को देखा था। ओके, सो वो हो गया। अभी हम आगे चलते हैं। ये वाला कौन सा हुआ? ये हो गया कंचनजंगा, जो कि अगेन हिमालयस का ही है। इसमें भी देखिए पूरा सफेद हुआ पड़ा है। ये हो गया माउंट आनामुडी। ओके, ये केरल के इडुक्की इलाके जिले में पड़ता है। ओके, आनामुडी जो कि वेस्टर्न घाट्स माउंटेन, जो केरला का जो बॉर्डर है ना, उसके वेस्टर्न घाट्स में ये आनामुडी, ये एवरेस्ट और कंचनजंगा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, किलिमंजारो वगैरह के मुकाबले में बहुत ही छोटा पर्वत है, राइट। तो इट इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है। इट इज पार्ट ऑफ द आनामलाई हिल्स विच मींस एलिफेंट हिल्स। तमिल में हाथी को या एलिफेंट को आने कहते हैं। आने, अब देखो मैंने आपको तमिल का भी एक शब्द सिखा दिया। आने का मतलब है हाथी या एलिफेंट। सो इट रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स। और वहां पर काफी हाथियों का काफी समुदाय, बड़ा समुदाय वहां पर रहता है। उसी की वजह से इसको आनामुडी पर्वत कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। Now, most of the world's mountains, अभी जो तक बताया इसके रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, are grouped in the mountain ranges such as the Himalayas in Asia, the Alps in Europe, and the Andes in South America. Some of these ranges stretch for thousands of kilometers. So आप देखें अलग अलग मीटर्स पे, ये एवरेस्ट हो गया, ये 8000 मीटर से ऊपर है। ये दूसरा हो गया, ये मेरे ख्याल से वो एल्प्स वाला है, ये 7000 मीटर के ऊपर है, राइट। तो अलग अलग हाइट पे आप देखेंगे कि कितना हाइट है। अभी इसमें ये आनामुडी देखेंगे, ये सबसे छोटा है, लेकिन साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा है। ओके, सो यहां पर मीटर्स के हिसाब से आपको हाइट दी गई है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि किसकी हाइट दूसरे के मुकाबले कितनी ऊंची है। ओके, नाउ इट शोज पिक्चर्स ऑफ 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने अभी आपको बता दिया, माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल, कंचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम are the two highest peaks of the Himalayan range. Mount Aconcagua in South America is the highest peak of the Andes. ये सारा जो मैंने अभी बताया, ये पूरा इंफॉर्मेशन यहां पर अगेन यहां पर दिया गया है। तो आपका एक तरह से फिर से इसको पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अभी आगे चलते हैं माउंटेन्स। अभी यहां पर किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, आई मीन किस तरह के पौधे और पेड़ वगैरह हमको यहां पर मिलते हैं। तो माउंटेन्स विद टॉल एंड शार्प पीक्स, जिसके की जो पीक्स हैं काफी बड़े हों। ओके, लाइक द हिमालयाज आर रिलेटिवली यंग। ओके, दे आर रिलेटिवली यंग, विच मीन्स दैट दे वर फॉर्म्ड रिसेंटली इन द अर्थ्स हिस्ट्री। जिसके की माउंटेन्स, जिसके जो काफी बड़े हो और काफी शार्प फीचर्स हो, शार्प पीक्स हो, लाइक द हिमालयस, बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मैं आपको बताऊंगा कि हिमालयस एक्चुअली बने कैसे, और ये काफी फैसिनेटिंग, आपको सुनने में भी मजा आएगा। ओके, बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। यंग मानते हैं, लेकिन फिर भी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो थे। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स लाइक द अरावली रेंज, जो कि दिल्ली से नीचे राजस्थान के पास पड़ता है, और मच ओल्डर एंड हैव बीन इरोडेड बाय इरोशन। यानी कि हुआ ये, जो छोटे पर्वत हैं उनको एक तरह से इरोड, यानी कि हवा से या किसी डिफरेंट वेदर एलिमेंट्स के वजह से वो इरोड होते गए हैं कि उनकी हाइट कम होती गई है। ओके, sometimes as with the Himalayas, upliftment as well as erosion continue to this day. You will learn more this in the thing. Now इसमें होता क्या है, आप प्रश्न ये पूछेंगे कि क्या पर्वत की हाइट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। पर्वत ऊंचा उगता है या उसकी हाइट कम होती रहती है। अभी जैसे अरावली जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़े से इरोड हुए हैं, लेकिन ज्यादातर होता ये है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, यहां पे मैं आपको बताता हूं। तो आर द हिमालयाज गेनिंग और लूजिंग हाइट? द हिमालयाज आर जनरली गेनिंग हाइट। ये जनरल नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए। द हिमालयाज आर जनरली गेनिंग हाइट ओवर टाइम। जब आप क्लासरूम में कोई प्रश्न पूछेंगे, आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, तो आपकी टीचर भी आपसे काफी इंप्रेस होगी। सो द हिमालयाज आर जनरली गेनिंग हाइट ओवर टाइम ड्यू टू द ऑनगोइंग टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक का मतलब जो नीचे, जो अर्थ के नीचे जो प्लेट्स है ना, उनकी जो सतह के में जो मूवमेंट होती है, उसको टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं। टेक्टोनिक ये शब्द का आप इस्तेमाल कीजिए, समझ लीजिए,
इसका इस्तेमाल कीजिए. सो इट इज बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक शिफ्ट दैट एन अर्थक्वेक इज फॉर्म. कि नीचे के प्लेट्स में थोड़ी सी उथल पुथल हो तो पूरी जमीन हिल जाती है और तभी भूकंप का एहसास होता है. तो टेक्टोनिक एक्टिविटी बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट. द हिमालयस कैसे बने? See, the Himalayas are the result of the collision between the Indian plate and the Eurasian plate. यूरोप और एशिया को यूरेशिया कहते हैं, ये हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था. अभी हुआ ये, जो इंडिया का जो प्लेट है, यानी कि जो इंडिया की जमीन के नीचे के जो प्लेट्स हैं, वो और यूरेशियन प्लेट्स के बीच में एक तरह से कोलिजन हुआ, टकराए. ओके, आपस में ऐसे टकराए. तो जब टकराए तो हुआ ये कि ऐसा टकरा के ऐसे बन गए. ये क्या बन गए? हिमालयास. तो जो हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ था, देयर वाज अ कोलिशन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट, जिसके वजह से हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ. और ये बात कर रहा हूं मैं मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, ये 2012 की बात नहीं है. ओके, सो द हिमालयास आर द रिजल्ट ऑफ द कोलिशन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट. The collision causes the Earth's crust to buckle and fold, leading to the uplift of the mountain range. The Himalayas are rising, और ये इस बात को जरा ध्यान से सुनिए. Himalayas are rising at an average rate of about 5 millimeters. इतना सा, ओके, इतना सा ग्रो कर रहा है पर ईयर. यानी कि हर साल हिमालयास की जो ऊंचाई है वो 5 मिलीमीटर पर साल की रेट से उग रही है, यानी कि उसकी हाइट बढ़ रही है हिमालयास की. लेकिन होता क्या है कि हिमालयास जब राइज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो बीइंग वोर्न आउट बाय इरोजन, क्योंकि हवा की वजह से, वेदर एलिमेंट्स की वजह से हाइट कम भी होती है. ओके, कुछ कुछ इलाकों में. तो ये इलाके टू इलाके पर फर्क पड़ता है, ड्यू टू विंड, वाटर, ग्लेशियर्स एंड अदर नेचुरल फोर्सेस. इन सभी बातों की वजह से इनकी हाइट कम भी होती है. लेकिन despite the significant erosion, the overall trend is that the Himalayas are gaining height because the rate of uplift, that is ऊंचे होने की जो रेट है वो ज्यादातर इरोजन की रेट से ज्यादा रहती है. तो इरोजन भी होता है, अपलिफ्ट भी होता है, लेकिन दूसरे की रेट पहले की इरोजन की रेट से ज्यादा है, तो हाइट ज्यादा थोड़ी थोड़ी हर साल बढ़ती है. ओके, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, नो? सो अभी हम देखते हैं किस तरह की वेजिटेशन मिलती है यहां पर. सो शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स लाइक द, ओके ये तो पढ़ लिया, ये ओके, ये तो हो गया. माउंटेन एनवायरनमेंट की बात करते हैं. माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड मॉन्टेन फॉरेस्ट. मॉन्टेन फॉरेस्ट क्या होता है? यहां पर लिखा है आपका, ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोस इन माउंटेनियस रीजन्स. ये तो सिंपल डेफिनेशन है, मैं इसको और डिटेल में बताता हूं. इसमें किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है? यू हैव द कॉनिफर ट्रीज. ओके, you have the conifer trees, pine, firs, spruce and deodar. इस तरह के पेड़ आपको मिलते हैं. एक मिनट में आपको एक पर्टिकुलर टाइप का वेजिटेशन के बारे में दिखाता हूं. ये जो है ना, ये एक तरह का वेजिटेशन है जो कि आपको पहाड़ी इलाकों में मिलता है. यू नो, दिस इज व्हाट इज फॉलन फ्रॉम द ट्री विच वी कलेक्टेड एंड वी गॉट इट हियर. ओके, तो मेरे घर पे था, काफी मिट्टी है, इसको साफ करने की जरूरत है. तो इस तरह के वेजिटेशन आपको पहाड़ी इलाकों में मिलती है, जो कि इसको पाइन कहते हैं, फर्स कहते हैं, स्प्रूस एंड देवदार ट्रीज. एंड दीज कॉनिफर ट्रीज ग्रो टॉल एंड कोन शेप विद देयर कोन शेप थिन पॉइंटेड लीव्स. सो आप देखेंगे ना कि एक कोन की तरह है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ अ कोन. एट हायर ऑल्टीट्यूड्स द ट्रीज गिव वे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लिचन. तो मॉस का क्या मतलब है? मॉस का मतलब है, अभी आप देखेंगे जहां पर बारिश काफी होती है, स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स और ट्रू फ्रूट्स ऑलमोस्ट स्प्रेडिंग लाइक ए कुशन लाइक ऑफ कवर. कि यू नो, एक तरह से उसको हिंदी में क्या कहते हैं मॉस को, मुझे मालूम नहीं. व्हेन इट इज रेन और किसी जगह पर काफी दिनों से बारिश का पानी इकट्ठा होता रहे, और ये मैंने ज्यादातर केरला में बहुत देखा है. ओके,
तो उसमें you will find कि एक तरह से green layer gets formed. It is called moss. It is like small plants, उसमें flowering नहीं होती है, but that spreads entirely on the floor. और उसके बाद उसको पूरा निकाल के क्लीन करना पड़ता है, और वहां पे अगर आप पैर रखें तो फ्रक करके फिसल जाएंगे. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड लाइक दैट, क्योंकि पानी सूख जाए उसके बाद भी एक हरी कलर का एक लेयर फैल हो जाता है. जो लिचन है वो अलग है, वो दीवारों पर आता है. ओके, अगेन इलाकों में जहां पर बारिश काफी हो, ओके, और साफ सफाई ठीक से ना हो दीवारों की, तब आप देखेंगे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग्स टू रॉक्स, वॉल्स और ट्री. पेड़ों पर भी देखा जाएगा, पेड़ के ब्राउन जो सरफेस है उसके ऊपर एक हरी लेयर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड लिचन. मॉस इज ऑन द फ्लोर. ओके, सो उस तरह का यहां पर आपको एट हायर ऑल्टीट्यूड्स ये भी मिलेगा जहां पर टेम्परेचर्स थोड़े से कम होंगे. अब ये एक तरह का पोएम है जहां पर उसकी बात की गई है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशंस, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, लॉर्ड ऑफ द माउंटेन्स यानी कि हिमालयाज, गंगा बिकॉज वो भी हिमालय से आती है, गंगोत्री से आती है. ओके, ये हो गए द काइंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन द माउंटेन एरियाज. The falcon, okay, the falcon which is यहाँ पर एक स्कूल है उसका एम्बलम इज falcon, the Hyderabad Public School. This is the Himalayan Tahar. आपसे शायद आपके स्कूल एग्जाम्स में फोटोग्राफ देख के उसको आइडेंटिफाई करने को कहा जा सकता है इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो इन सभी फोटोग्राफ्स को ध्यान से देख लीजिए. अगर यही फोटोग्राफ का इस्तेमाल किया जाए तो आपको उसका नाम करेक्ट स्पेलिंग के साथ याद होना चाहिए. तो ये रैबिट की हेयर या रैबिट यानी कि खरगोश, ये हो गई ईगल यानी कि चील. दिस इज द कैनेडियन लिंक्स जो कि एक तरह से लेपर्ड कैट फैमिली का है, राइट. ये तो हो गई याक, ये हो गया आइबेक्स, और ये हो गई लोमड़ी ग्रे फॉक्स, ये हो गया लेपर्ड, और ये हो गया भालू ब्लैक बेयर. दीज आर ए फ्यू ऑफ द माउंटेन एनिमल्स. ओके, so deep forests, flowing rivers, lakes, grasslands and caves in the mountains. Caves यानी कि गुफा are home to diverse fauna यानी कि animal life. For instance, the eagle, the falcon, the Canadian lynx, the snow leopard, the ibex, the Himalayan tahr and the mountain hare, the yak, the grey fox and the black bear. उन सभी की फोटोग्राफ्स मैंने आपको अभी दिखाई. Now गंगा नाम है, इंग्लिश में उसको गैंजेस कहते हैं. ये तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबी है यानी कि गंगोत्री से निकलकर बे ऑफ बंगाल में जाकर शामिल हो जाती है आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. सम ऑफ देम लाइक द यमुना एंड द घाघरा आल्सो ओरिजिनेट इन द हिमालयाज. यमुना ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री पर. ओके, यमुनोत्री से मैं यमुनोत्री तक गया हूं जो कि उत्तराखंड में है. 2013 में गया था मैं. Others like the Sun or Son originate from the Vindhya range to the south of the Ganga plain. तो ये दूसरे नदियों की बात की गई है. तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आपको थोड़ी नदी दिख रही है और यहां पर पूरी खेती, सॉरी ये टेरेस फार्मिंग है. ना टेरेस फार्मिंग होती कैसी है मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं. तो टेरेस फार्मिंग होती ऐसी है कि यहां पे स्पेस है तो ये अगर पहाड़ है, ओके, तो व्हाट विल हैपन इज दैट इसमें कट किया जाएगा. लोग क्या कहते हैं, जो करते हैं, जो वहां पर रहते हैं, उन पहाड़ों को कट करके एक तरह के सरफेस एरिया बना देते हैं और उसको स्टेप फार्मिंग की तरह करते हैं कि एक एक स्टेप पे ये एक स्टेप, ये एक स्टेप, ये एक स्टेप. तो यहां पर थोड़ी सी कृषि होगी, यहां पर थोड़ी कृषि होगी, यहां पर थोड़ी कृषि होगी. तो आप देखेंगे कि यहां से ये इसका लेवल थोड़ा सा नीचे है, यहां से इसका लेवल थोड़ा नीचे है, इसका यहां से नीचे है, ये यहां पर नीचे है. तो एक तरह से ये पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ी इलाका है, ये नदी नहीं है, मेरे को ऐसा लगा, ऐसे बादल है ये. तो ये पहाड़ी इलाका है जहां पर टेरेस फार्मिंग की जा रही है. सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो दिस इज कॉल्ड, तो ये पूरा टेरेस की तरह है जहां पर कृषि की जा रही है और ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में होता है. ओके, सो टेरेन शब्द का इस्तेमाल जब हो, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए पीस और स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फिजिकल फीचर्स. यू नो, ओ हाउ इज द टेरेन. टेरेन का मतलब है कि अगर आप पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अरे मेरे को ड्राइव करना है या देहरादून से मसूरी तक या नैनीताल तक मेरे को गाड़ी चला के जाना है, तो आप पूछेंगे कि हाउ इज द टेरेन, कि वहां का टेरेन कैसा है, कि क्या काफी
कठिन जर्नी है कि रोड वगैरह ठीक है या नहीं, पत्थर गिर सकते हैं या नहीं। सो टेरेन कैसा है, तो उसका मतलब यह है कि जो फिजिकल फीचर्स की बात हो रही है। सो द माउंटेन टेरेन इज यूजुअली रगेड और रफ। तो अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यह माना जाएगा कि यह थोड़ा सा कठिन रास्ता होगा, क्योंकि ऊपर चढ़ना होगा और कई जगहों पर रास्ता ठीक बिल्कुल टार्ड रोड, आपको मेटालिक रोड नहीं मिलेंगे। एंड हैज स्टीप स्लोप्स, और ऑब्वियसली चढ़ाई भी रहेगी, राइट। दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस इन सम वैलीज। ऐसा नहीं है कि टेरेस फार्मिंग हर जगह पे हो सकती है। कुछ इलाकों पर जब आप वहां पर कटाई करके आप एक तरह से टेरेस फार्मिंग कर पाए। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन दी स्लोप बाय कटिंग स्टेप्स इन द स्लोप, जो मैंने आपको अभी भी बताया। दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग इन मेनी माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हर्डिंग इज द प्रिफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर। हर्डिंग का क्या मतलब हुआ कि आपके पास गाय है, आपके पास बकरी है, राइट, तो आप उसको चराने के लिए ले जाएं तो वो घास खाएगी, उसके बाद उससे दूध निकलेगा, उस दूध को आप बेच के आप अपनी कमाई हर रोज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर देखा गया है कि कई सारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर आप कृषि कम करते हैं और इस तरह का कैटल रेयरिंग ज्यादा करते हैं। सो द कैटल रेयरिंग और हर्डिंग इज कंसिडर्ड हर्ड ऑफ काउस बोलते हैं ना, तो इसी से शब्द आया है हर्डिंग। तो एक हर्ड ऑफ काउस या बकरियों को लेकर आप अपना गुजारा चलाते हैं। टूरिज्म यानी कि पर्यटन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी की छुट्टियों में या विंटर की छुट्टियों में आप कहीं ना कहीं जाते हैं, आप बीच पे जाते हैं या पर्वत माउंटेन इलाकों में जाते हैं, एक तरह से जहां पर थोड़ा ठंडा मौसम रहे, राइट। तो द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड सीनिक ब्यूटी, वहां पर फोटो लेते हैं, आपको अच्छा लगता है। सम टूरिस्ट ऑल्सो गो टू माउंटेन्स फॉर स्पोर्ट्स लाइक स्कीइंग, जैसे गुलमर्ग, पहलगाम जैसे हो गया कश्मीर में, वहां पर इस तरह की स्कीइंग, वाटर द माउंटेन स्पोर्ट्स काफी होती हैं। हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, या आप माउंटेनियरिंग करें कि अगर आप थोड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आप पर्वत पर चढ़ सकते हैं, राइट। Paragliding, that's also a sport which is practiced a lot. For many centuries, people have also traveled to these uplands for pilgrimages to holy sites, जैसे वैष्णो देवी है, राइट, जम्मू कश्मीर में, जैसे अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, राइट, जो कि काफी कठिन मानी जाती है। तो उस तरह का द पिलग्रिमेज, डिवोशनल पिलग्रिमेजेस also take place in many mountainous areas of India. But an excessive inflow of visitors can also put the fragile mountain environment. Fragile का मतलब है something which is a little sensitive, that if the mountains are very sensitive, that you have very particular kind of vegetation, और वहां पर अगर हजारों की भीड़ में सब लोग दिल्ली से, मुंबई से, चंडीगढ़ से, भोपाल से, हर जगह से, if they all come there and put chips का पैकेट here, कोका-कोला का bottles there, water bottles that side, and spoil the entire area, you are spoiling the what is called the fragile environment, कि वहां का जो वातावरण है that is very sensitive। तो वहां पर अगर आप प्लास्टिक को डिस्कार्ड करेंगे, you are actually spoiling the environment of that area, you are a bad influence on that particular area, और ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, राइट। सो टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन इतना भी बढ़ावा मत दो कि उससे उस इलाके के पूरी इकोलॉजी और वातावरण को ही ठेस पहुंचे, समझे। अभी ये दो लोगों की बात की गई है, बचेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा। इन दोनों की फोटोग्राफ्स को जरा ढूंढिए, थोड़ा काम भी कीजिए, ओके, गूगल कीजिए बचेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा के बारे में। बचेंद्री पाल वाज समवन हु वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण। वो सबसे पहली महिला थी, भारतीय महिला थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की 1984 में, ओके। अरुणिमा सिन्हा वेरी वेरी करेजियस, बिकॉज उनकी एक टांग कट गई थी, ओके, इन एन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज 31 इयर्स ओल्ड। तो बचेंद्री पाल के जो कारनामों से प्रेरित होकर वो भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी 2013 में, ओके। एंड उसके बाद बाकी कई सारे पर्वत पर भी चढ़ी, उनको भी पद्मश्री से नवाजा गया 2015 में। सो दीज आर मेजर इंस्पिरेशनल फिगर्स। तो मैं चाहूंगा आप गूगल करें, इन दोनों के चेहरों को देखें, इन दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ें, ताकि आपको भी एक तरह की प्रेरणा मिले, so that you also get encouraged to do. I mean, Arunima Sinha lost a leg and yet managed to climb. So just imagine, हम लोग छोटी छोटी बातों पर इतना फंस करते हैं, अरे मेरे को जुकाम हो गया, मेरे को सर दर्द हो गया, मैं पढ़ नहीं सका, इसी वजह से मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आए। अरे ऐसा नहीं होता है। ए हीरो इज समवन जो कि
अगेंस्ट एडवर्सिटी फाइट करे। तो हमेशा उस तरह से आपको अपनी काबिलियत बनानी चाहिए कि छोटी छोटी बातों से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। रिमेन पॉजिटिव एंड डू बिग थिंग्स इन लाइफ। ओके ओके, ये तो जनरल डिस्कशन के लिए है। ओके ये इंटरेस्टिंग है। नाउ इस फोटो में देखें, यहां पर लिखा है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड का होता क्या है, आजकल क्लाइमेट चेंज इतना हो गया है कि सडनली आप देखेंगे कि 20 मिनट के लिए भारी वर्षा होती है, उसके बाद बिल्कुल सुबह जाए, लेकिन उस 20 मिनट की बारिश से इतना पानी गिर जाता है एक पर्टिकुलर इलाके में, जिसकी वजह से वहां पर फ्लैश फ्लड आ जाता है, सडन बाढ़ आ जाती है। तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर इलाका पूरी तरह से सबमर्ज हो जाता है, घरों के अंदर पानी आ जाता है, बिल्डिंगों के अंदर पानी आ जाता है, लोगों के जो व्हीकल्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो काफी डैमेज होता है एक पर्टिकुलर इलाके में सिर्फ 20 या 15 मिनट या आधे घंटे की बारिश से, राइट। तो इसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, यानी कि उसके उस इलाके के ऊपर एक बादलों का झुंड था और वो एक तरह से पूरी तरह से बर्स्ट हो गया, तो उसको इसीलिए बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट, उसकी वजह से भारी बारिश होती है सिर्फ एक इलाके में, उसके पड़ोस के इलाके में शायद एक बूंद भी ना गिरी हो, लेकिन इस पूरे इलाके में इतनी भारी बारिश हुई कि यहां पर सबसे ज्यादा भयंकर नुकसान होता है। ओके, सो ए सडन लोकल फ्लड ऑफन कॉज्ड बाय अ क्लाउड बर्स्ट। तो ये तो हो गया फ्लैश फ्लड, ये हो गया लैंडस्लाइड। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपने अभी सुना होगा, पढ़ा होगा वायनाड के बारे में, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से 2 गांव पूरे के पूरे नष्ट हो गए, तकरीबन 200 लोगों की मौत हुई है, कई सारे लोग अभी भी लापता माने जाते हैं। तो उसको लैंडस्लाइड कहते हैं, यानी कि जो पूरी धरती है वो पूरी तरह से ढह जाती है। लैंड स्लाइड्स, लैंड जो भूमि है वो स्लाइड कर जाती है। ओके, इसके नीचे अनकंट्रोल टूरिज्म, जिसकी मैंने बात की कि इतने सारे गाड़ी अभी ये प्रदूषण फैला रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर पोल्यूशन, साउंड नॉइस पोल्यूशन, राइट। और यहां पर गंदा करते हैं तो और भी ज्यादा प्लास्टिक वगैरह डालते हैं तो और भी पोल्यूशन करते हैं। तो इतना सारा पर्यटन भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं। ये हो गया, ये क्या है, इसको अवलांच कहते हैं। ये अवलांच जनरली भारत में इतना नहीं देखा गया, बाहर के देशों में स्पेशली यूरोप में काफी देखा गया है। अवलांच का मतलब होता है the sudden fall of snow, ice or rocks from a mountain side often occurs when the snow starts melting। जब ये बर्फ एक तरह से मेल्ट करना शुरू करती है तो वहां से पूरा भारी मात्रा में ये पूरा जो बर्फ है नीचे एक साथ गिरती है और उसको कहते हैं अवलांच। ओके, क्लाउड बर्स्ट तो मैंने बता दिया, सडन वायलेंट रेन स्टॉर्म, जिसकी मैंने अभी विस्तार में आपको बताया। हेवी स्नोफॉल, जब काफी भारी वर्षा हो, यहां पे आप देखेंगे ये इसके जो छत है उस पर पूरी वहां पर स्नो है, ये जो जितने भी व्हीकल्स हैं उन सभी पर पूरा स्नो है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड हेवी स्नोफॉल, कश्मीर में भी देखा जाता है। ये तो हो गई कोल्ड वेदर, ये कश्मीर की फोटोग्राफ है। और ये हो गया क्लाउड बर्स्ट, जब यहां पर बादलों के पूरे देखे ना घने बादल और यहां पर काफी बारिश हो रही है। नाउ माउंट एवरेस्ट को कई नामों से जाना जाता है। तिब्बतन्स बोलते हैं इसको चोमुलुंगमा, विच मींस मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, इन सभी पर आपसे 1 मार्क के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये पर्वत की प्रार्थना करते हैं, कैलाश पर्वत की भी प्रार्थना हिंदू धर्म में की जाती है। नेपाली से इसको सागर माता कहते हैं और ये काफी प्रमुख नाम है, सागर माता यानी कि गॉडेस ऑफ द स्काई, ये पूरे हिमालयास को, राइट। माउंट कैलाश जिसकी मैंने बात की is followed by Hinduism, Buddhism, Jainism and Bon, and such reverence for mountain summits is also found elsewhere in India and as well as in other parts of the world। तो पर्वत की एक तरह से प्रार्थना की जाती है कई धर्मों में पूरे विश्व में। ओके, अब हम आते हैं प्लेटूज पर। ओके, तो पहले तो हो गया आई एम होपिंग एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि माउंटेन्स के बारे में अभी आपको मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, those of you who understand it in English, please bear with me. If there are any doubts, please ask me in the comment section. More than happy to answer. Otherwise, in the question and answers, we will deal with that. But I'm just trying this experiment of explaining largely in Hindi and less in English. Let me see, because it's very difficult for me to keep alternating.
इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू द वीडियोस ट्वाइस, वंस इन इंग्लिश एंड वंस इन हिंदी, उतना टाइम नहीं हो पाएगा. सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स एंड आई एम होपिंग दैट मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी एज वेल. अब ये प्लेटू की जहां तक बात करें, इट्स अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस. अब ये पर्वत की तरह ऐसा नहीं होता है, इट इज अ फ्लैट सरफेस, लेकिन प्लेन से ऊपर के लेवल पर रहता है. ओके, जो जमीन है उससे थोड़ा सा ऊपर, लेकिन ये इस तरह से पर्वत की तरह नहीं रहेगा. ओके, थोड़े से प्लेटूस ऐसे हैं कि जिसमें कि थोड़े से स्टीप स्लोप्स हो सकते हैं, बट लार्जली इट विल बी अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस. ओके, पर्वत की तरह प्लेटूस कैन आल्सो बी यंग एंड ओल्ड इन टर्म्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री. टू एग्जांपल्स ऑफ प्लेटूस आर द तिब्बतन प्लेटू, जो कि हिमालय के ऊपर पास रहेगा, द लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट, एंड द डेक्कन प्लेटू, जो साउथ इंडिया के थोड़ा सा ऊपर है, जैसे हैदराबाद को डेक्कन प्लेटू का भाग माना जाता है. ओके, सो द हाइट ऑफ प्लेटूज कैन वेरी फ्रॉम a few hundred meters to several thousand meters. नाउ तिब्बतन प्लेटू और की बात की गई है, इसका एवरेज ऑल्टीट्यूड है 4500 मीटर, यानी कि सी लेवल से 4500 मीटर, विच इज वाई इट्स बीन निकनेम्ड. ये आपको जानना जरूरी है, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? तिब्बतन प्लेटू को. इसका एवरेज ऑल्टीट्यूड कितना है? 4500 मीटर. सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट्स नियरली 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग. द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी, यानी कि जितनी दूरी चंडीगढ़, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लंबा है बंधु. चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, वहां से आप पूरा नीचे आकर कन्याकुमारी तक आएंगे, तो उसका डिस्टेंस जितना होगा उससे भी उसके मुकाबले रहेगा ये 2500 किलोमीटर का. अब जहां तक डेक्कन प्लेटू की बात है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटूज इन द वर्ल्ड, फॉर्म थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ इयर्स एगो. ओके, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स और बता देता हूं इसके बारे में. तो the Tibetan Plateau average altitude of 4500 indicates that the general land surface of the Tibetan Plateau is around this height above sea level. This makes it one of the highest regions on earth. ये तो अभी आपको बताया मैंने. Such a high altitude significantly influences the climate, environment and living conditions. The region is characterized by thin air, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, लो ऑक्सीजन, cold temperatures and harsh weather conditions. तो वहां पर रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ओके, लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. तो वहां पर जिस तरह के मिनरल्स मिलते हैं वो काफी रिच होते हैं, और छोटा नागपुर प्लेटू में स्पेशली आप देखेंगे कि वहां पर मिनरल डिपॉजिट झारखंड में इतने अच्छे हैं और इतने सारे हैं और इतने बढ़िया हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट मिनरल रिच स्टेट्स इन इंडिया, झारखंड. ओके, सो दे आर कॉल्ड द स्टोर हाउसेस ऑफ मिनरल्स. प्लेटूज को स्टोर हाउसेस ऑफ मिनरल्स कहते हैं. एज ए रिजल्ट माइनिंग इज अ मेजर एक्टिविटी. कोल की माइनिंग होती है झारखंड में काफी कई सारे इलाकों में, राइट, वेयर मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइंस आर फाउंड. फॉर एग्जांपल, द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. या अफ्रीका की बात कर रहे हैं. इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू. तो वहां पर आपको कई सारे इस तरह के, फॉर एग्जाम्पल जो टाटा का जो स्टील प्लांट है जमशेदपुर में, राइट, वो जमशेदपुर में है जो कि झारखंड में है, राइट. सिमिलरली कोल के काफी सारे वहां पर खदान मिलते हैं वहां पर. द प्लेटू एनवायरनमेंट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. मेनी प्लेटूज हैव अ रॉकी सॉइल, यानी कि काफी पथरीली जमीन, रॉकी सॉइल, विच मेक्स देम लेस फर्टाइल देन प्लेन्स. यहां पर आपको एक तरह से कृषि करना यहां पर काफी कठिन माना जाता है, क्योंकि एक तरह से काफी रॉकी सॉइल है, पथरीली जमीन है. तो यहां पर टू डू एग्रीकल्चर काफी मुश्किल होगा. लेकिन इसमें एक ही एक्सेप्शन है, वो है जो लावा प्लेटूस होते हैं, जो कि जो वॉल्केनिक, यानी कि जो वॉल्केनो जो बनते हैं, राइट. तो वॉल्केनो से जो लावा वगैरह निकलता है, तो उससे एक तरह से वहां की जमीन का जो पूरा जो टोपोग्राफी है पूरी तरह से बदल जाती है. तो उसकी वजह से रिच ब्लैक सॉइल मिलती है, जो कि कृषि के लिए अच्छी होती है, और मेनली कॉटन को उगाने के लिए, यानी कि कपास को उगाने के लिए ये काफी उपयोगी मानी जाती है. सो दैट इज वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉइल विच इज वेरी यूजफुल, विच इज नोन एज द ब्लैक सॉइल.
प्लेटूज आर ऑल्सो होम टू मेनी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स, वहां पर कई सारे झरने भी आते हैं। द विक्टोरिया फॉल्स ऑन द जम्बेजी रिवर इन सदर्न अफ्रीका, ये छोटे छोटे आप नोटबुक में 1 2 3 4 करके लिख लीजिए, अगर बाई चांस एमसीक्यूज आए तो आपको यूजफुल रहेगा। द हुंड्रू फॉल्स ऑन दी सुबरनेखा रिवर इन द छोटा नागपुर प्लेटू, ये ओडिशा के पास फ्लो करता है। एंड द जोग फॉल्स जो कि कर्नाटक राज्य में है, ऑन द शरावती रिवर इन द वेस्टर्न घाट, जोग फॉल्स विच इज अगेन a very spectacular kind of waterfalls. The Nokkahili falls drop 340 meters from the Cherrapunji plateau in Meghalaya. चेरापूंजी जो कि पहले सबसे वेटेस्ट एरिया इन इंडिया माना जाता, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती थी। मैं 2008 में गया था चेरापूंजी, मेरे पास एक फोटो भी है, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल देखता हूं मिलता है तो चेरापूंजी में ये पर्टिकुलर वाटरफॉल्स है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं वाटरफॉल्स जो कि पहाड़ों से वाटरफॉल्स ऐसे गिरते हैं। ये प्लेटू इलाका है, लेकिन यहां से इस तरह से वाटरफॉल्स निकलते हैं। ओके, फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेटू। अब फाइनली हम आते हैं प्लेन्स के ऊपर। ना प्लेन्स पूरे जमीन का इलाका है, राइट। सो वहां पर पहाड़ नहीं है, वहां पर कोई खाई नहीं है, वैली नहीं है, और ये 300 मीटर अबव सी लेवल से ज्यादा हाइट पर उससे ज्यादा नहीं रहते हैं। दे आर फ्लैट एंड उबड़ खाबड़ जमीन नहीं है, पूरे एक ही उसकी सतह बिल्कुल यूनिफॉर्म एक ही जगह पर रहती है। फ्लड प्लेन्स आर वन टाइप ऑफ प्लेन फॉर्म बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन रेंजेस। अब ये फ्लड प्लेन्स कौन से होंगे? गैंजेस प्लेन्स, जो कि हिमालय से जो नदी निकल रही है, जैसे गंगा जैसे यमुना, तो उससे जो प्लेन्स निकल रही है उसको फ्लड प्लेन्स कहते हैं। वेयर दे कलेक्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट कॉल्ड सेडिमेंट्स। अभी उससे क्या होता है कि पूरी जो जमीन है वो कृषि के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि इट इज रिच इन टर्म्स ऑफ द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और इससे कई सारे तरह के फसलों का आपको किसान उगा सकते हैं। तो इसको सेडिमेंट कहते हैं। रॉक, सैंड और सिल्ट को तीनों मिलाकर सेडिमेंट कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर कैरिड, और क्योंकि पानी का बहाव रहता है तो एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते रहते हैं, तो काफी सारी जमीन एक तरह से इट बिकम्स फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। So the rivers deposit them, making the soil very fertile. As a result, these plains are ideal for growing crops of all kinds, जो मैंने अभी आपको बताया। And agriculture is a major economic occupation in this landfall. तो यहाँ पर कृषि काफी होती है, गन्ने की उगाई हो, चावल की हो, गेहूं की हो, ये सारे जो क्रॉप्स हैं यहाँ पर उगाए जाते हैं, राइट। और यहाँ पर कई सारे तरह के पशु पक्षी आपको मिलेंगे। तो अभी आप यहाँ पे इस मैप में देखें, मैं इंडिया की खास तौर से बात करूं तो ये तो हो गया जो पूरा पहाड़ है हिमालय, जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है यहां पर। ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, जिस पर मैंने रेड मार्क किया, ये हो गया हिमालय। उसके नीचे जो ये पूरा ग्रीन इलाका है, ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि ये काफी फर्टाइल इलाका है, यहां पर काफी कृषि होती है। तो ये पूरा हो गया, इसको बोलते हैं गैंजेटिक प्लेन। इसको बोलते हैं गैंजेटिक प्लेन, यानी कि गंगा का प्लेन। इसको गैंजेटिक प्लेन कहते हैं। ये पूरा इलाका इस तरह, इसके नीचे और भी नदी वगैरह है, महानदी वगैरह आती नहीं, महानदी तो इसके ऊपर है। तो यहां इसके वजह से ये पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्र, यहां पर आसाम के इलाके में पूरा ये ब्रह्मपुत्र का इलाका है, इसलिए यहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र लिखा है। उसी तरह से अमेज़न रिवर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। मिसिसिपी रिवर, ये दूसरी बड़ी नदी है, राइट। नाइल रिवर, अफ्रीका की काफी बड़ी नदी मानी जाती है। तो ये सारे बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, और किस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। अभी इसमें देखें, ये तो हो गया हिमालयस, ये हो गया गैंजेटिक प्लेन। ये अपर लैंड्स हैं, यहां पर किसी तरह की कृषि नहीं होती है, और ये नीचे जो ब्राउन इलाका है वो भी थोड़ा सा कम है, लेकिन जहां तक गैंजेटिक प्लेन है आप देखेंगे पूरा का पूरा हरा है। इसके मतलब ये है कि यहां पर कृषि काफी अच्छी होती है, कई सारी फसलों को यहां पर उगाया जाता है। ओके, तो वही प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। Now, thousands of years ago, the first civilizations developed around rivers in fertile plains, और जहां पर कृषि होती है ऑब्वियसली लोग भी वहीं पर आके बसेंगे। इसीलिए देखा गया था कि पहले के जो मानव थे वो जहां पर भी किसी भी तरह का वाटर बॉडी पाया जाता था,
कोई लेक हो या कोई पॉन्ड तालाब हो या कोई नदी हो, उसके आसपास ही रहना शुरू करते थे, क्योंकि पानी का इस्तेमाल कर सकते थे पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए या कृषि करने के लिए। तो इन सभी बातों के चलते पहले जो सिविलाइजेशंस थे वो नदियों के आसपास ही बनाए गए थे हजारों साल पहले। तो अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि 140 करोड़ की जो हमारी आबादी है भारत में, उसमें से 40 करोड़ लोग लिव इन इंडियाज गंगास प्लेन, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है इसीलिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग पूरे गंगा के प्लेन में, और गंगा का प्लेन सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है, जितने भी इलाके जो गंगा प्लेन के अंडर आते हैं वहां पर वो आकर बसे हैं। ये पूरे इसको गैंजेटिक प्लेन कहते हैं, जिसको कि मैंने अभी आपको बताया। एज विद एनी अदर प्लेन्स, द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज फिशिंग, यानी कि आप मछली पकड़े या कृषि करें। Food crops such as rice, wheat, maize, barley, millets are grown. Fiber crops such as cotton, jute and hemp are also grown in the Gangetic Plain. तो यहाँ पर किन किन फसलों की बात होती है उन सब का यहाँ पर जिक्र किया गया है। Traditional agriculture has been mostly rain fed, यानी कि आप बारिश पर डिपेंडेंट है। नदी का पानी तो है, लेकिन नदी का पानी कैसे आएगा? बारिश के रूप में आएगा, राइट? या ऊपर से जो बर्फ पिघल कर जो बारिश इसमें नदी में आ रही है उसकी वजह से होगा। तो ज्यादातर आप सिंचाई के बजाय, इरिगेशन के बजाय आप बारिश के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट? इन रीसेंट डिकेड्स एग्रीकल्चर हैज टर्न्ड टू इरिगेशन विद वाटर ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड्स थ्रू नेटवर्क्स ऑफ कैनाल्स और पंप थ्रू ग्राउंड वाटर, यानी कि अभी सिंचाई का भी उपयोग किया गया है। छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं जिसकी वजह से आप सिंचाई के रूप में ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, इन सभी के रूप में आप इन सब के बारे में 10th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, इन सब के यूज से आप किसी भी तरह से सिंचाई करें ताकि आप पानी का सही इस्तेमाल कर पाए। सो दैट इज, और दूसरी बात, ग्राउंड वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर का आप इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो ग्राउंड वाटर कम होता रहेगा। ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है कि जो पानी जमीन के नीचे चली जाती है, जमीन के नीचे रहती है, अब जमीन से उसको ऊपर निकालना है, वो कैसे करेंगे? आप बोरवेल लगाएंगे और मोटर पंप लगा के उसको बाहर करेंगे। लेकिन अगर आप ग्राउंड वाटर को इसी तरह से एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे पूरा खत्म हो जाएगा। नीचे का जो पानी, जो हमारा एक तरह से रिजर्व पानी है, वो भी खत्म हो जाएगा। अभी इसको और रिप्लेनिश कैसे करेंगे कि जब बारिश आए तो अब आप इस तरह की सुविधा करें, इस तरह का रवैया रखें कि पानी एक तरह से नीचे चली जाए। ओके, नीचे चली जाए और नीचे रहे, ये नहीं कि सीधा का सीधा सारा पानी समुद्र में चला जाए, राइट? तो ये सब छोटी छोटी चीजें, उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि आप बारिश के पानी को हार्वेस्ट करके नीचे स्टोर करके रखें ताकि जब गर्मी का महीना हो तब आप इस ग्राउंड वाटर का उपयोग कर पाएं, राइट? तो ज्यादा आप करेंगे तो एक तरह से ग्राउंड वाटर कम होता रहेगा और ये ठीक नहीं रहेगा। ये ऐसी बात है ना कि आपका काम चला गया, आप काम नहीं करते तो आप आपके बैंक में जो भी पैसा है उसको निकाल के उसी को खर्च कर रहे हैं। आपका बैंक बैलेंस क्या है? ये आपका ग्राउंड वाटर है। तो अगर आप ग्राउंड वाटर को का ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक दिन तो ग्राउंड वाटर बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस को आप बढ़ा के कैसे रखेंगे? जब आपका अच्छा समय चल रहा होगा तब आपको उसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा ताकि जब आपके बुरा समय चले तब आप उसमें से विड्रॉ कर सके। आपको समझ में आ गई? This presents a challenge for the future of agriculture in the region. Some of the other problems affecting the Ganga Plains include high population and pollution. प्रदूषण भी ज्यादा है, आबादी भी ज्यादा है। Whether in mountain ranges or plains, rivers around the world have carried immense cultural value. और एक तरह से सांस्कृतिक रूप से भी गंगा के प्लेन्स को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयागराज हो या वाराणसी, काशी हो, तो एक तरह से बिकॉज वहां पर नदियों को यहाँ पर हमारे भारत में पूजा जाता है। गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, नर्मदा हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, महानदी हो, इन सभी को, ब्रह्मपुत्र हो, इन सभी को पूजा जाता है, राइट? तो कॉन्फ्लुएंस का मतलब जब एक या दो या तीन नदियां आपस में मिल जाती हैं, राइट? विद वन टू बी सेक्रेड, तो जहां पर भी मिलती हैं, इसीलिए इलाहाबाद या प्रयागराज को इतना बड़ा माना जाता है। त्रिवेणी संगम, जहां पर गंगा, जमुना या सरस्वती को का मिलन माना जाता है, त्रिवेणी संगम। और यहां पर इसी के आसपास कई सारे त्योहार भी मनाए जाते हैं। सो रिवर नेविगेशन इज इजी एंड सपोर्ट्स लॉट ऑफ, तो एक तरह से वाटरवेज जैसे हाईवे होता है उसी तरह से वाटरवेज, यानी कि आप गंगा में सवारी कर सकते हैं प्लेस ए टू प्लेस बी, क्योंकि उस नदी से आप
नाव में सवारी कर सकते हैं। तो एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बन जाती है, कई सारे गुड्स हो या ह्यूमन बींग्स को प्लेस ए से प्लेस बी में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ये वाटरवेज में काफी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, ये तस्वीर है काशी वाराणसी की। यहां पर आप देख रहे हैं नाव है, गंगा बह रही है, ये पूरे घाट हैं वाराणसी के, राइट। रिवर ट्रांसपोर्टेशन ऑन द गंगा। तो चौथा, ये तो हो गई नदियों की बात। एक चौथा है जो कि है डेजर्ट। सो डेजर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी लार्ज, स्पेशली जो राजस्थान में पाया जाता है, टू एन एक्सटेंट इन गुजरात, विद वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। यहां पर बारिश ज्यादा नहीं होती है। देयर फ्लोरा एंड फौना, वहां पर कैक्टस जैसे पौधे माने जाते हैं, कैमल पाए जाते हैं, राइट। तो वो भी थोड़े अलग हैं बाकी पहाड़ी इलाकों से या प्लेन वाले इलाकों से। Some deserts are hot, like the Sahara Desert in Africa or the Thar Desert in the northwestern part of India, which is the state of Rajasthan. वहां पर Thar Desert मिलता है। Okay, some are cold, like the Gobi Desert in Asia, right? एंटार्क्टिका को भी कुछ लोग डेजर्ट के रूप में मानते हैं, हालांकि वहां पर रेत नहीं है, पूरी बर्फ है और वहां पर रहना काफी मुश्किल है। लाइक थार डेजर्ट में काफी गर्मी पड़ती है, एंटार्क्टिका में पूरी सर्दी पड़ती है, राइट। सो जहां पर भी थार डेजर्ट में राजस्थान में रहते हैं, गर्मी के महीनों में जहां पर 50 डिग्री तक तापमान चला जाता है, वहां पर रहना काफी कठिन रहता है। और वहां का जितने भी संगीत है, जितने भी लोग हैं, वेशभूषा है, वो काफी अलग तरीके की मानी जाती है। और रेजिलियंस का मतलब ये है कि वहां पर एक तरह से आपको टेस्ट किया जाता है कि आप कितने रेजिलियंट हैं। यहां पर रेजिलियंट का मतलब भी लिखा होगा, हाँ, the capacity to meet challenges and difficulties, adapt to them and overcome them। यानी कि आपको परीक्षा वाले दिन बुखार हो गया, लेकिन बुखार होने के बावजूद आप जाके अपनी परीक्षा लिखते हैं और अच्छा लिख कर आते हैं। इसका मतलब है आप काफी रेजिलियंट हैं, आपका रेजिलियंस काफी अच्छा है कि मुश्किलें जितनी भी आए उसके बावजूद मैं जाकर इस बात पर, इस काम में सफलता पाऊंगा। इसका मतलब है कि आप काफी रेजिलियंट हैं। ओके, उसी तरह से इतने कठिन सर्कमस्टांसेस में भी लिखने रहने से एक तरह से काफी उनका रेजिलियंट माना जाता है। नाउ ये एक जगह है, इसको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, इसको तिन्नईस बोलते हैं तमिल संगम पोएट्री में। तो जितने भी वहां का जो पूरा वातावरण है, लैंडस्केप है, उसको एक पर्टिकुलर देवियों से या देवताओं के साथ एसोसिएट किया गया है तमिल संगम लिटरेचर में। और डिफरेंट जो ह्यूमन इमोशंस हैं, प्यार की भावना हो, लॉन्गिंग की भावना हो कि आप किसी को मिस करते हैं, किसी से आप बिछड़ गए हैं, किसी से आपका झगड़ा हुआ है, उन सभी बातों को ये दर्शाता है। ओके, तो ये अलग अलग तरह के तिने हैं। कुरिंजी एक तरह का फूल भी माना जाता है जो कि नीले कलर का होता है। और नीलगिरीस जो है उसका नाम इस नीले फ्लावर से आता है। नील का मतलब ब्लू, गिरी का मतलब पहाड़, सो नीला पहाड़, वहां पर ब्लू माउंटेन। और वहां पर जो ट्रेन चलती है उसको ब्लू माउंटेन एक्सप्रेस कहते हैं। समझे, मैं आपको काफी सारी जनरल नॉलेज दे रहा हूं अभी। तो माउंटेनस रीजन, और यहां पर लोग ज्यादातर हंटिंग करते हैं या जो जो जंगल में पाया जाता है उसको गैदर करते हैं। मुल्लई, दिस इज अनदर काइंड ऑफ फ्लावर। ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, और यहां पर कैटल रेयरिंग, मरुडम वीवेल, दिस थिंग। तो मैं इसको बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये तमिल संगम लिटरेचर में, ये आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तिन्ने रेफर्स टू अ पोएटिक कॉन्सेप्ट यूज्ड टू डिनोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप्स, यानी कि जो ज्योग्राफिकल एरिया, कॉन्टेक्स्ट, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, एंड जो एक तरह का इमोशन, भावना, जिसके मैंने बात की, प्यार हो या बिछड़ने की बात हो या झगड़े की बात हो। तो जो तमिल संगम का जो लिटरेचर है, जो कविताएं हैं, कहानियां वगैरह हैं, तो वो कई साल पुरानी वाली बात है। एंड इट काइंड ऑफ यूजेस दिस। और कॉन्सेप्ट ऑफ तिनई इज, इट मीन्स लैंडस्केप। तिनई का मतलब है लैंडस्केप, and it categorizes the natural environment and associated moods and themes, and each tinai represents a specific type of landscape and is associated with a particular emotion, seasons and experiences। तो एक तरह का जो पूरा जो एक्सपीरियंस है उसकी बात हो रही है यहां पर। ओके, सो ये 5 तिनैस हैं, ये 5 के आप नाम याद रख लीजिए। हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ द तिनैस करके नोट आपकी बुक में लिखा है, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब क्या है। तो जो मैंने यहां पर नोट लिखा है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाए। मैं हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके आगे ये भी मैं बता देता हूं ताकि ये वाला इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए 1 2 3 ओके, तो ले लीजिए तो ताकि आपको बाद में रेफर करने में आसानी हो। ओके, तो ये तो हो गया रिवीजन के तो पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इस पूरे चैप्टर में। काफी लंबा चैप्टर था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से ज्योग्राफी के तीनों चैप्टर जो कि हमने 4 वीडियोस में किए हैं, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स वगैरह के बारे में थे, सेकंड चैप्टर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, और तीसरा चैप्टर लैंडफॉर्म्स के बारे में पूरी तरह से मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कुछ दिनों बाद इसके बारे में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिटेल में करेंगे, मजा आएगा। ओके, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल 100% हो जाएगी। 100 आउट ऑफ 100 से तो कम मार्क्स लाने का ही नहीं है। अगर आप सीबीएसई विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं तो आपसे उम्मीद ये की जाएगी कि आप 100 में से 100 मार्क्स लेकर आए। ओके, ना केवल सोशल साइंस में, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।